हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोगों ने कुल हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। उसमें हम लोगों ने सामान्य हिंदी के कुल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताए थे। देखिए, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आपका 2010 में हुआ था, ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या वो कितनी है? 9। नारदीय भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। इसका श्लोक इस प्रकार है: शरणगम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दायसम साज्ञातम निवेदनम। इस प्रकार विश्व उपासक इन 9 आशक्तियों के माध्यम से भागवत भक्ति करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये बौद्ध जैन भागवत एवं शैव धर्म से है। क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन बी, जैन धर्म। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने शासन काल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा आदि पुराण के लेखक जिनसे निवास करते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखिए है, ये गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल का है। क्वेश्चन है शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। पश्चिमी तट पर निवास करने वाली शक जाति के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा भारतीय अनुश्रुतियों में उसे शकरी के रूप में स्मरण किया जाता है। बाण ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का उल्लेख किया है। अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विरुद्ध उसका अभियान 388 से 401 ईस्वी के बीच हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये मध्यकालीन इतिहास से है, दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन है, बेरोजगारी के सैतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। बेरोजगारों के सैतार्थ फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवान एक हैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलमेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ऑप्शन डी, शेरशाह। शेरशाह जौनपुर में रहकर अरबी फारसी इतिहास पर विशेष अध्ययन किया। जौनपुर उस समय प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था जो भारत में पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। अपनी बुद्धि विशिष्टता मेहनत विनम्रता और मर्दांगनी के कारण वह जौनपुर में प्रसिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है बयमनी एवं विजयनगर साम्राज्य का। क्वेश्चन है, विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन बी है तक्षशिला। विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला निवासी था। शुंग वंश के 90वें शासक भागभद्र भागवत के शासन काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एटलियाटिटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था।
हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रसिद्ध स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मुगल साम्राज्य से है। क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा चित्ताई तुर्क। इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चतकाई वंश के थे, क्योंकि बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त का सम्मिश्रण था। बाबर ने जिस नवी वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चतकाई तुर्क वंश था। इस वंश का नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल मसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा। पहला, जात एवं संवाद पद प्रदान किए जाते थे। तीसरा है वंश सदाबहारों के 3 वर्ग थे। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अकबर के शासन काल में वंश सदाबहारी व्यवस्था के अंतर्गत जात एवं शवा नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया गया। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। मन सदाबहारी पद अनुवांशिक नहीं होता था। मन सदाबहार की मृत्यु या पदयुक्ति के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था। मन सदाबहारों को नगद या जागीर के रूप में वेतन मिलता था। इनके वेतन का कार्यालय मीर बख्शी के अधीन होता था। 10वां क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया तरवारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां अपने शासन काल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दोहराई जहां जहां आरा के प्रभाव के कारण सहीण बन गया था। शाहजहां ने 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा एवं पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई तथा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आधुनिक इतिहास के। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन डी, ये सदैव डायरी रखते थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, भगत सिंह। इसमें यह बताया जा रहा है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, की पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। उन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ऑप्शन सी, बीना दास। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के 2-3 चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। इसी समय बंगाल में हेमचंद घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ तथा अनिल राय ने भी श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीति और चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण की करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे को गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। 15वां क्वेश्चन देखिए, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? आरवी घोष। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष आरवी घोष थे।
यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल एवं गरम दल में बंट गया। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, अतः उसी अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। कांग्रेस विभाजन के बाद नरमपंथियों को का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन डी, सर टीवी श्रभू। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर प्रभु कारतूस जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल, शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। संचित मुकदमे के बाद इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सरकार के इस निर्णय ने समूचे देश को स्तंभ कर दिया। लोगों की हस्ताक्षरों सभाओं के दौरान वायसराय को अपना विशेष अधिकार प्रयोग कर तीनों को फांसी माफ करने को विवश होना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया? ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान कलकत्ता भीमतस हिस्सा की कीड़ा स्थली बन गया। हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने बदामी सीतारमैया को पराजित किया था? ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी के पसंद के उम्मीदवार बदामी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने बदामी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अतः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया अध्यक्ष बनाया गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये सुमेलित है? ऑप्शन सी, रफी जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यही सुमेलित होगा। बात करते हैं लाला लाजपत राय की, ये अनहैप्पी इंडिया से संबंधित हैं। दादा नौरोजी, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रफी जकारिया, द मैन हु द डिवाइडेड इंडिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये इनसे संबंधित है। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। कल इसका तीसरा पार्ट आएगा। उस तीसरे पार्ट में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पार्टों में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि इकट्ठा मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि इकट्ठा बनाऊंगा तो करीब 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको पार्टों में वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया। सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है। पूर्ण स्वतंत्रता के आगे इन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं और नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पहले, नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरा, लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में
पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।